पास आज का जो पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हमें ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी दो मेटल्स इन कांटेक्ट आ जाएं तो उनका रस्टिंग का प्रोसेस या उनका जो क्रूयन का प्रोसेस है वो पहले से भी तेज़ हो जाया करता है। देखिए क्रूयन क्या चीज़ है, हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं दोबारा। क्रूयन कहते हैं मेटल्स के डिके को, मेटल्स की सरफेस का डिके होना, मेटल्स की सरफेस का ईटन अवे होना, उसकी सरफेस का ख़राब हो जाना क्या कहलाता है आपके पास, क्रूयन कहलाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है आपके पास, आयरन की सरफेस में अगर रफनेस मौजूद हो, उसमें पिट्स मौजूद हों, तो वहाँ पे उन पिट्स वाली साइड के ऊपर क्या होता है हमेशा वाटर के मॉइस्चर जो मौजूद है हवा के अंदर और दूसरे ऑक्सीजन जो मौजूद है वो हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास वो सारी की सारी जो है वो Fe2O3.NH2O में तब्दील हो जाती है वो सरफेस, जिसका कलर जो है वो ब्राउन होता है आपके पास। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रस्टिंग का प्रोसेस है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी हमें ये कहता है कि अगर आपके पास एक मेटल के साथ दूसरी मेटल इन कांटेक्ट आ जाए तो रस्टिंग का प्रोसेस जो है वो पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा आपके पास। ठीक है, रस्टिंग का प्रोसेस पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। अब ज़रा आप लोग अपने अपने स्क्रीन के ऊपर देखिएगा, ये मैंने जो है वो आप लोगों के पास एक सेल शेयर किया गया है, उसमें क्या है, एल्यूमिनियम मेटल का कांटेक्ट है आपके पास किसके साथ, कॉपर के साथ। यानी कि कॉपर और एल्यूमिनियम आपस में इन कांटेक्ट आ गए हैं, इन दोनों का आपस में राब्ता हो गया है। तो इन कांटेक्ट आने की वजह से इनके दरमियान एक गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश हो चुका है। ठीक है, आपको पता है ना, गैल्वानिक सेल में जो केमिकल रिएक्शंस है वो स्पॉन्टेनियसली वर्क करते हैं, स्पॉन्टेनियसली काम करते हैं। इनमें से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। तो एल्यूमिनियम हमारे पास जो सेल डिवेलप हुआ है वो आपके पास है एल्यूमिनियम और कॉपर का। अच्छा देखिएगा, जो हमारे पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है जबकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल एल्यूमिनियम से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ज़्यादा है। इसका मतलब एल्यूमिनियम एक्ट करेगा एज एनोड और जो कॉपर है ये एक्ट करेगा एज अ कैथोड। और इसका मतलब ये भी है कि आपके पास एल्यूमिनियम जो है वो ऑक्सीडेशन होगी वहाँ पे, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जो कॉपर है वहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, अगर आप लोग को यहाँ तक समझ आ गई है तो मैं इससे अगली जो है वो बात करता हूँ। देखिए आपके पास जो सेल बनाया गया है ना, वो भी मैं आपको दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे हमें कहा गया है कि फ़र्ज़ कीजिए आपके पास ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, ठीक है, और इनका जो कांटेक्ट है वो किसके साथ हो गया है, ये आपके पास एल्यूमिनियम के साथ इनका कांटेक्ट हो गया। ठीक, अब इनकी सरफेस के ऊपर आपके पास जो जो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं वो हैं आपके पास H2O, मॉइस्चर की सूरत में CO2 आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब आपके पास H2O और CO2 हैं, वो कहता है जी कि ये दोनों आपस में जब इंटरेक्ट करते हैं H2O और CO2 तो ये बनाते हैं H2CO3। ठीक है, अब H2CO3 जब आयोनाइज होगा ये उसकी सरफेस के ऊपर ही आपके पास, तो ये आयोनाइज होके बना देता है H प्लस अलग हो गया आपके पास और HCO3 नेगेटिव जो है वो आपके पास सेपरेट हो गया। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, वाटर भी आयोनाइज होते हैं। वाटर आयोनाइज किस तरह से होगा जी, कि ये आपके पास H प्लस अलग कर देगा और OH नेगेटिव आयन क्या कर देगा, अलग कर देगा। क्लियर? यहाँ तक जो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अब तक मैंने बात आप लोगों को बताई है वो ये है कि सबसे पहले तो मेटल्स, प्योर मेटल्स जो है वो आसानी से क्रूड नहीं होते। प्योर मेटल्स तब तक क्रूड नहीं होंगे जब तक वो इन कांटेक्ट ना आ जाएं। जैसे आपके पास आयरन है ना, तो आयरन का इटसेल्फ क्रूड होना जो है वो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन और इसका प्रोसेस जो है वो बड़ी देर से जो है वो अगर होगा। लेकिन हाउएवर अगर आयरन जो है वो किसी और मेटल के साथ इन कांटेक्ट आ जाए तो इसका रस्टिंग का प्रोसेस आपके पास बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो सकता है। अब उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी के मुताबिक एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब मेरी बात जो है वो आप लोगों ने नेक्स्ट बड़ी तवज्जो से सुननी है। अब हम बात कर चुके हैं ना कि एल्यूमिनियम और कॉपर का सेल बन चुका है और एल्यूमिनियम और कॉपर की सरफेस के ऊपर ही आपके पास
डिफरेंट किस्म के आइंस मौजूद हैं, हाइड्रोक्सल आइंस भी हैं। देखें कौन कौन से आइंस हैं, हाइड्रोक्सल आइंस हैं, H+ आइंस हैं और इसके अलावा HCO3 नेगेटिव आइंस हैं। तो अब रिएक्शन क्या होगा देखें, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कॉपर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनीवन? एल्यूमिनियम। जी एल्यूमिनियम। हाँ जी एल्यूमिनियम। शाबाश। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है? ये 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये बना देता है इसकी सरफेस पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। क्या बना देगा जी? इसकी सरफेस पे एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बना देगा। और कितने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। इसका रिएक्शन मैं जो है वो यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ कि एल्यूमिनियम इज कन्वर्टिंग इनटू एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज किए हैं। अब ये जो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है ना, ये आपको मालूम है कि ये 3 OH नेगेटिव के साथ कंबाइन करेगा और आपके पास ये बना देगा AlOH थ्राइस। ये क्या बना देता है आपके पास? ये बना देगा आपके पास ये मैं दोबारा आप लोगों से शेयर कर दूं, ये बना देगा AlOH थ्राइस बना देगा आपके पास, यानी कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। अब आप लोग इमेजिन करें कि सारे के सारे एल्यूमिनियम के मेटल के जो एटम्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोक्साइड्स में तब्दील होना शुरू हो गए हुए। अब फर्ज करें ये मीडियम हमने वाटर के अंदर रखा हुआ है, ये मीडियम हमारा पूरा का पूरा ये सेल किस में मौजूद है? वाटर में मौजूद है, एक्वस मीडियम में मौजूद है। तो एल्यूमिनियम विल स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू सल्यूबल एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम तब्दील होना शुरू हो जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर और इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी एल्यूमिनियम जो है वो कम होती जाएगी, यानी कि वो हाइड्रोक्साइड में तब्दील होती जाएगी और आपके पास कॉपर विल रिमेन इंटैक्ट। कॉपर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कॉपर पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, कॉपर विल रिमेन इंटैक्ट, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब मजीद कॉपर की सरफेस पे क्या रिएक्शन होगा? देखें आपके पास जो 3 इलेक्ट्रॉन आपके पास रिलीज हुए हैं कट गए सर आप। जी, हाँ जी, कोई सवाल? सर जी ना जी जी, आ दें आपके। मुझे आवाज़ नहीं आ रही आपकी, वो साउंड आपका जो है वो क्लियर नहीं है। मैसेज में लिख दो क्या कहना चाह रहे हो, चैट में लिख दें, मैं वहाँ से पढ़ लेता हूँ। अब आ रही है आवाज़? जी आ रही है। चले ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट अब एल्यूमिनियम में ने जो 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए हैं वो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन H+ क्या करेंगे? गेन करेंगे। ठीक है, और ये तीनों के तीनों आपके पास H में तब्दील हो जाएंगे। जी हाँ आ रही है, उस दफा आप दोबारा ज्वाइन करो, स्क्रीन आ रही है। ओके ओके ठीक है जी, तो ये तीनों के तीनों आपके पास H+ में H में तब्दील हो जाएंगे, यानी कि कॉपर की सरफेस पे जो आपके पास H+ थे वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके और वो हाइड्रोजन में तब्दील हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस भी जो है वो वहाँ से रिलीज़ कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम क्या होगा? एल्यूमिनियम का रिडक्शन पोटेंशियल चूंकि कम था आपके पास, तो दैट इज़ वाई, इस वजह से एल्यूमिनियम विल स्टार्ट कोरोडिंग, एल्यूमिनियम की सरफेस में कमी आना शुरू हो जाएगी, वो अपने सल्यूबल हाइड्रोक्साइड्स में तब्दील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगी इवेंचुअली कि एल्यूमिनियम ख़त्म होना शुरू हो जाएगी, क्रूड होना शुरू हो जाएगी, जबकि जो कॉपर है वो रिमेन इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी कि जब भी दो मेटल्स का इन कांटेक्ट आ जाएं किसी भी एक्वस या किसी भी जो है वो ऐसे मीडियम में दो मेटल्स कांटेक्ट में आ जाएं,
तो उनके दरमियान ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश हो जाता है, और वो गैल्वानिक सेल आपके पास क्या करता है, वो गैल्वानिक सेल आपके पास उनमें से एक मेटल जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है, कुरूड कर देता है, और दूसरी मेटल वैसी की वैसी रहती है। ठीक है। अच्छा, अब मैंने कल आप लोगों को याद होगा कि मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने एक आप लोगों को बात बताई थी, मैं वो दोनों चीज़ें जो है दोबारा आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। देखें, एक हम लोगों ने क्या किया था कि आप लोगों ने किसके साथ की थी, एक मिनट सिर्फ, आप लोगों ने एक आपके पास आयरन की शीट थी और उसके साथ लेयर चढ़ा दी थी किस चीज़ की, ये आयरन था, और उसके साथ किस चीज़ की लेयर चढ़ाई थी, एसएन की, टिन की। ठीक है। तो आप लोगों ने टिन की एक पूरी लेयर चढ़ा दी थी। अब जब तक तो टिन की लेयर जो है वो बरकरार रही ना, आपके पास टिन की लेयर महफूज रही, तब तक तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं देखने में आया। लेकिन जैसे ही टिन की लेयर कहीं से भी डैमेज हुई और दोनों एयर एक्सपोज हो गई, तो दोनों के दरमियान एक गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश हो गया था। अब इन दोनों में से जो आयरन है ना आपके पास, इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है लो, तो इस वजह से ये अपने सल्यूबल फेरिक हाइड्रोक्साइड में तब्दील होता जाएगा, और आपके पास जो टिन है वो रिमेन इंटैक्ट, वो वैसी की वैसी रहेगी। मेरी बात फॉलो की आप लोगों ने? हमने कल बात की थी ना कि टिन की जब कोटिंग करते हैं, टिन की लेयर एक दफ़ा अगर डैमेज हो जाए तो आयरन की रस्टिंग का प्रोसेस पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी दोनों के दरमियान बन गया था एक गैल्वानिक सेल, और आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल चूंकि टिन से कम था, इस वजह से आयरन जो है वो लूज होना शुरू हो गया, क्रूड होना शुरू हो गया, और आपके पास जो टिन है वो वैसे की वैसे रिमेन इंटैक्ट रही। इसकी ना मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है। देखें, जितने भी हमारे पास फूड कंटेनर्स होते हैं ना, फूड कंटेनर से मुराद है जैसे पाइनएप्पल पैकिंग है जो आपके पास, इसी तरह से आपके पास फॉर एग्जांपल वेजिटेबल घी और वेजिटेबल ऑयल्स जिन टिन पैक्स में मौजूद होते हैं, हमारे बेवरेजेस जिन टिन पैक्स में मौजूद होते हैं, उनके ऊपर एक टिन की लेयर चढ़ाई जाती है हमेशा। ठीक है। वो हमेशा आपको ना बड़े शाइनी कलर के नज़र आते हैं, तो असल में हमने आयरन के ऊपर टिन की एक लेयर चढ़ाई हुई होती है। तमाम फूड कंटेनर्स के अंदर ऐसा ही होता है। अच्छा, कभी जो है वो आप लोग उसको वाटर के अगर करीब रखें ना, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि वो पहले से भी ज़्यादा जल्दी क्या हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। आयरन की रस्टिंग का प्रोसेस पहले से भी तेज़ हो जाता है। अगर पहले उसे महीने रिक्वायर्ड थे, तो अब आपके पास दिनों के अंदर ही आयरन जो है वो बिल्कुल ब्राउन हो जाता है, आयरन बिल्कुल जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। ये प्रोसेस आप लोग खुद भी करके देख सकते हो। तो उसकी मेन रीज़न क्या है कि जैसे ही टिन की लेयर उस फूड कंटेनर के ऊपर से डिस्ट्रॉय हुई, तो उसने फ़ौरन से उसे क्या करना शुरू कर दिया, दोनों के दरमियान गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश हो गया, और गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश होने के बाद जो आयरन था उसकी क्रूजन का प्रोसेस पहले से भी ज़्यादा तेज़ हो गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टिन कोटिंग। ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अपने घरों में भी जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी कौन सी कोटिंग होती है हमारे पास, दूसरी कौन सी कोटिंग करते हैं हम? गैल्वानाइजिंग में हम लोग कोटिंग करते हैं आपके पास जिंक और आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं। अच्छा, आयरन के ऊपर जब जिंक की कोटिंग करते हैं और अगर जिंक की लेयर डैमेज भी हो जाए ना, फिर भी आपके पास जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल लो है। इसका मतलब जिंक क्रूड हो जाएगा और आयरन जो है वो वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, ये वैसे के वैसे रहेगा, इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया था, सैक्रिफिशियल क्रूजन का नाम दिया था। ठीक है। तो जिंक और आयरन की कोटिंग में जिंक डैमेज हो जाएगा, जबकि आयरन वैसे के वैसे रहेगा। इस वजह से हमने इस क्रूजन को सैक्रिफिशियल क्रूजन का नाम दिया था। हाँ जी, क्लियर है सबको? Yes, yes, sir. अच्छा जी, ये Yes, sir. इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको जो है वो ज़रा तवज्जो से कीजिएगा। मैं आप लोगों को अब एक्सरसाइज की तरफ जो है वो ले आता हूँ। हमारे पास सबसे पहले एक्सरसाइज में मौजूद है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इनमें से जो भी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स, ये वाला तो हमारा पेज नहीं है, तो यहाँ से शुरू करते हैं जी। ठीक है जी। तो तवज्जो से बात सुनिएगा। जो प्रॉपर्टी नहीं होगी तो वो हम डेफिनेटली उसको कैंसिल कर देंगे।
जैसे सबसे पहले हमारे पास द प्रॉपर्टी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद आपके पास दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारे के सारे नहीं है, ये एमसीक्यूज नहीं है, क्योंकि ना MnO4 ये लास्ट वाले टॉपिक्स भी कटे हुए हैं, मैं पोटाशियम क्रोमेट वाला टॉपिक भी नहीं है, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये इंट्रोडक्शन में आता है, इंट्रोडक्शन भी अब हमारे सिलेबस में नहीं है, और ये जो कम्प्लेक्सेस वाला है पांचवा, ये भी नहीं है हमारे सिलेबस में। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ डैश इन मेटल प्रोमोट्स कुरूयन, द प्रेजेंस ऑफ Impurities. इम्प्योरिटीज, Impurities. हाँ जी इम्प्योरिटीज, अगर मेटल इम्प्योर हो, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है पहली पहली लाइन में, प्योर मेटल को क्रूड करना रिलेटिवली मुश्किल होता है, हाउएवर उसमें अगर इम्प्योरिटीज हो तो उसको आसानी से क्रूड करवाया जा सकता है। इफ कॉपर इज इन कॉन्टेक्ट विद एल्यूमिनियम डैश गेट्स क्रूडेड, अभी हमने पढ़ा है, Aluminium. Aluminium. हाँ जी एल्यूमिनियम, ठीक है। Aluminium. आठवां भी काट दें, ये कम्प्लेक्सिस से रिलेटेड हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं नौवां, नौवां और दसवां भी नहीं है हमारे पास, नौवां और दसवां भी नहीं है। ट्रू और फॉल्स पे आ जाते हैं, अ सब्सटेंस विच इज अट्रैक्टेड इनटू अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी डायमैग्नेटिक, रॉन्ग, रिपेल जो करे उसको डायमैग्नेटिक कहते हैं, यानी कि फॉल्स लिखेंगे हम लोग, मैंने इसे कैंसिल कर दिया है, वो नहीं है, हम इसे फॉल्स लिखेंगे, ये फॉल्स। कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मोस्टली कलर्ड, ये ट्रू है आपके पास, ठीक है। Fe3 पॉजिटिव आइंस आर ब्लू व्हेन हाइड्रेटेड, Fe3 पॉजिटिव आइंस आर ब्लू व्हेन हाइड्रेटेड, अच्छा इसकी जो है वो एग्जांपल बुक में मौजूद है भला Fe3 पॉजिटिव आइंस की, नहीं Fe3 पॉजिटिव आयन ब्लू नहीं होते, ये इनका कलर जो है वो होता है आपके पास Brown. तकरीबन ब्राउन कलर होता है ये, ठीक है, तो इस वजह से ये भी फॉल्स हो गया आपके पास। एन एक्सट्रीम केस ऑफ पैरामैग्नेटिज्म इज कॉल्ड डायमैग्नेटिज्म, ये तो फॉल्स है आपके पास सीधा सीधा। टिन प्लेटिंग इज यूज टू प्रोटेक्ट आयरन शीट फ्रॉम क्रोयन, ये ठीक है। इन गैल्वेनाइजिंग जिंक प्रिवेंट्स क्रोयन ऑफ आयरन, ये भी ठीक है। टिन प्लेटेड आयरन गेट्स रस्टेड मोर रैपिडली व्हेन द क्रोयन कोटिंग इज डैमेज देन द अनप्लेटेड, ये भी ठीक है आपके पास। द नेम ऑफ एनाइनिक लिगेंड, ये आपके पास नहीं है। पिग आयरन और कम्प्लेक्सिस, ये भी नहीं है आपके पास, ठीक है। लास्ट वाले तीनों ट्रू और फॉल्स आपके पास नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं, टिपिकल और नॉन टिपिकल अब शामिल नहीं है, इसे काट देते हैं। एफ ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, ये भी काट देते हैं, ये इंट्रोडक्शन की बात है, ठीक है। हम नेक्स्ट पे ध्यान देते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी, चौथा, द स्ट्रेंथ ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बी ऑप्शन। ग्रुप 6b वाले कौन से हैं, क्रोमियम वाला ग्रुप होगा ग्रुप 6b, ये वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग, इसे कैंसिल कर देते हैं, कम्प्लेक्सेस अब हमारे सिलेबस में मौजूद नहीं है। जो सातवां है वो भी नहीं होगा। द कलर ऑफ कम्प्लेक्सेस किस वजह से, तो डी ट्रांजिशन की वजह से होता है, और कोऑर्डिनेशन नंबर भी फर्दर हमारे पास नौवां भी नहीं होगा, ठीक है। कम्प्लेक्सेस वाला अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ट्रांजिशन एलिमेंट्स टोटल कितने हैं भाई, 58 हैं आपके पास, मेरे ख्याल में वैसे तो नहीं होगा ये, लेकिन 58 हैं ये। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं, हाउ डज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ वैलेंस शेल अफेक्ट द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, ये सारे के सारे सवाल आप लोगों ने करने हैं, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, ठीक है। उसके बाद है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स गिविंग एग्जांपल्स, लिगेंड्स को छोड़कर और इन दोनों को भी छोड़कर आप लोगों ने ये सी वाला सब्सटीट्यूशनल अलॉय लाजमी करना है, ये लाजमी पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है जी। उसके बाद आप लोग आ जाएं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, ना 7 है ना ही आपके पास, ना 6 है ना 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों सवाल इसके, ठीक है, इनको लाजमी कीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज डैमेज टिन प्लेटेड आयरन गेट रस्टेड क्विकली,
तो दोनों के दरमियान भाई गैल्वानिक सेल एस्टेब्लिश हो जाता है और उसके बाद हमारे पास आयरन का चूँकि रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो वो रिड्यूस हो जाता है और बनाता है FeOH थ्राइस, जबकि टिन जो है वो वैसे के वैसे इंटैक्ट रहेगा। अंडर व्हाट कंडीशंस डज एलुमिनियम क्रूड, एलुमिनियम के क्रूड होने के लिए जो है वो हम अगर एक ही सूरत है अगर इसके साथ एलुमिनियम से भी ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल वाली, यानी कि जैसे कॉपर है वो इसके साथ अगर इन कांटेक्ट आ जाए और इसकी इम्प्योरिटीज़ में इजाफा हो जाए तो फिर ये क्रूड हो सकती है। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजिंग प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, गैल्वेनाइजिंग जिंक कोटिंग को कहा जाता है, तो वो आप लोगों ने इन डिटेल डिस्कस कर लेना है। तो ये तीनों सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में से, शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये वाला लॉन्ग भी हो सकता है और शॉर्ट भी हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 4, और ना 9 है ना ही 10 है और ना ही 11 है, तो इन तीनों को भी काट दें। ठीक है जी, क्लियर एवरीवन? ठीक है। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 11 वो जो शॉर्ट सिलेबस में दिया हुआ है, नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर 11 11 करना नहीं है। है वो, हमारे पास कम्प्लेक्सिस ही नहीं है जब, तो ये कैसे करें फिर? नहीं सर, वो जो उन्होंने शॉर्ट सिलेबस दिया है ना वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर अच्छा, 11। तो अब क्या कहते हो, करें या ना ऐसे करें? फिर चैप्टर तो नंबर 2 में भी थे कुछ। फिर उसके लिए तो हमें अलग से जो है वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, वो नोमेनक्लेचर वाला। तो नोमेनक्लेचर उसके अंदर तो नहीं है, क्या कहते बाद में हैं? दिया हुआ है। क्योंकि टॉपिक्स के अंदर तो शामिल नहीं है ना। करवा दे। चल करवा दे, स्मार्ट समझ नहीं आएगा सिलेबस कैसे करें। चले फिर जो है वो हम टॉपिक इसे पढ़ना कल पड़ेगा ना उसके कर लिए। लेते हैं अपना, इसके मैं जो है वो तुम लोगों, क्योंकि वो अलग से जो है वो ये लेक्चर लेगा हमारा, ये ऐसे नहीं कवर किया जा सकता। ठीक है, तो इसको मैं फिर करवा दूंगा सर कल, लेकिन तो आएगा कि नहीं तो फिर फायदा है। कल कर ठीक लेंगे है इसे। ठीक है, ठीक ओके है सर। सर जी। ठीक है ओके सर, सर, ओके ठीक है बस में। ओके सर, ठीक है सर। अफान, वो जो आपने पूछा था वो मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, वो आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा अगर जिसने भी करना हो। तो अगर हमने ठीक है सर जी। इथेन से क्या बनाना हो, हमने मीथेन बनाना हो, तो क्या करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए तरीकाकार ये है, देखिए यस सबसे सर। पहले आप लोग CH3 इसको आप डायरेक्ट ऑक्सीडाइज करवाओ, वही कॉपर की प्रेजेंस में, और वही 400 का टेम्परेचर और 200 का आपके पास ATM प्रेशर। तो ये हमारे पास तब्दील हो जाएगा CH3 और COOH में। ठीक है, किस में तब्दील हो जाएगा? CH3, मैंने डायरेक्ट लिखा है ना कि अगर हम उसे ऑक्सीडाइज करवा दें तो वो बन जाएगा CH3COOH, और साथ में इसके H2O भी बनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, इसको हमने NaOH के साथ करवाना है ट्रीट। ठीक है, लेकिन NaOH के साथ ट्रीट ज़रूर करवाओ, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, लाइम की प्रेजेंस में हीट नहीं करवाना। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये वाला H और ये वाला ये OH, तो ये इधर साल्ट बन जाएगा CH3COONA, और साथ में आपके पास वाटर बन जाएगा। अच्छा, अब ये जो साल्ट है हमारे पास तीसरे नंबर पे, इसको आप लोगों ने क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करनी है, वही NaOH, लेकिन इस बार आप लोगों ने लाइम और साथ में स्ट्रॉन्ग हीट भी करना है। तो ये पूरा का पूरा ग्रुप, ये वाला, ये पूरा का पूरा ग्रुप ये रिमूव हो जाएगा Na2CO3 की फॉर्म में, और जो H है वो कंबाइन कर जाएगा CH3 के साथ, तो ये बन जाएगा CH4, और साथ में आपके पास वही चीज़ बनेगी Na2 और CO3। ठीक है जी, ये आप लोग ये रिएक्शन देख सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर जी, थैंक यू।